अभी जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है इसका ट्रीज का, ठीक है, 10 बिलियन या बिलियन ट्री सुनामी, उसका भी आप देखें अपना लोगो है। ठीक है ना, तो ये एक पूरी कैंपेन है, ये ड्राइव है जिसका एक अपना स्पेसिफिक लोगो है। वर्ल्ड डेज होते हैं, उनका अपना लोगो होता है, जैसे वर्ल्ड एड्स डे है या कोई किसी अवेयरनेस का लोगो होता है, तो उसका भी अपना एक स्पेसिफिक हम लोगो बना के फिर उसी थीम के ऊपर पूरी कैंपेन को चलाते हैं। ठीक हो गया, तो लोगो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। बस आपने ध्यान में रखना है कि यूनिक लोगो होता है, यूनिक सिंबल होता है जो भी आप किसी भी चीज का बना लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि लोगो हमें चाहिए क्यों है, क्यों हम बनाते हैं लोगो, जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपनी का नाम तो आपका होता ही है, जैसे अब सैमसंग है, नाम तो है, लोगो की क्या जरूरत है, हम उसका सिंबल क्यों बनाएं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक नेचुरली चीज होती है कि अगर इंसान अपनी कोई चीज उसकी होती है ना, तो वो उसमें अपनी ओनरशिप शो करता है। ठीक है, ये करना चाहता है कि ये लगे कि ये मेरी प्रोडक्ट है या मेरी चीज है। जैसे कि हम अपने कोई प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल फोन लिया, तो मोबाइल फोन का जो कवर है वो अक्सर लोग जब लगाते हैं ना, तो वो कवर अपनी पसंद का लगाते हैं कि इसका कलर ब्लैक, कलर अगर उसका फेवरेट है तो वो ब्लैक कलर यूज करेगा, पिंक है तो वो पिंक यूज करेगा। ठीक है ना, स्टाइल उसका अपना, वो जो उसको बेहतर लगता होगा वो यूज करेगा। लोग गाड़ियों में अपनी मॉडिफिकेशन करते हैं, कार में। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें जो है ना, हम अपनी ओनरशिप शो करने के लिए ये चीजें करते हैं कि मेरी जो पर्सनैलिटी है या मेरी जो चॉइस है ना, वो उस चीज में नजर आए। ठीक है ना, तो इसी तरीके से कंपनीज भी होती हैं। कंपनीज भी ये चाहती हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो लगे कि मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जैसे कि मोबाइल फोन है, उसका ब्रांड है, तो उसने एक मोबाइल फोन बनाया, अब वो अपना ओनर शो करने के लिए कि भाई ये मेरी चीज है, वो अपना लोगो लगा देगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना, मैंने अपना लोगो लगा दिया, जिससे मेरी एक पहचान बन गई कि ये मोबाइल फोन एप्पल का है या सैमसंग का है, जिस भी ब्रांड का है, वो देख के हम बता सकते हैं, तो ये कंपनी की ओनरशिप है। ठीक है ना, हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री के अंदर भी हमें नजर आएगा या हमें मिलता है कि जब आपके पुराने दौर में कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज होता था ना, खास तौर पे जो ईंटें यूज होती थी, उन ब्रिक्स के अंदर भी आपको डिफरेंट लाइंस नजर आएंगी। ठीक है ना, लाइंस हो गए, सिंबल्स होते हैं डिफरेंट, तो उससे पता चलता था कि ये जो ब्रिक है ये किसकी है, मतलब उसको बनाने वाला कौन है। आजकल तो लोगो होते हैं ना, आजकल भी आप देखो तो ईंटों के ऊपर वो लिखा होता है, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो वो कंपनी का या जो बनाने वाला होता है फैक्ट्री का, उसका नाम लिखा होता है बेसिकली, लोगों की बजाय उन्होंने नाम लिखा होता है। तो इसी तरीके से पुराने वक्तों में तो अल्फाबेट्स नहीं होते थे, बहुत पुराने वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये इजिप्ट वगैरह के कल्चर में अगर आप देखें जो, तो उसमें आपको लाइंस नजर आएंगी, तो वो एक सिंबल्स के तौर पे यूज करते थे। तो इसी तरीके से कंपनीज भी क्या करती हैं, इसी तरह के एक सिंबल्स बना के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अपने लोगो प्लेस करती हैं, ताकि हम अपनी ओनरशिप शो करें। इसी तरीके से अब जो है वो सिग्नेचर जिस तरह से हम बनाते हैं अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी तरीके से आप लोगो बनाते हैं, एक तरह से आइडेंटिटी हमारी प्रोटेक्ट हो जाती है। दूसरा ये है कि आजकल के दौर में जहाँ पे इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है, प्रोडक्ट एक ही चीज जो है ना वो बहुत सारी कंपनियां बना रही होती हैं। जैसे गाड़ियां हैं, उनके कितने ब्रांड्स हैं, लैपटॉप के कितने ब्रांड्स हैं, मोबाइल फोन के कितने ब्रांड्स हैं, तो हर कंपनी की कोशिश होती है कि वो अपने आप को डिफरेंट रखे बाकियों से ना, अपनी आइडेंटिटी बना के रखे। तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, लोगोलेस कंपनी इज लाइक अ फेसलेस मैन। मतलब एक कंपनी जिसका लोगो ना हो, वो ऐसा लगेगा आपको कि जिस तरह से कोई बंदा है उसका फेस नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फेस से ही हम पहचानते हैं ना कि बंदा है, तो उसकी जो शक्ल है हम देख के पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो कंपनी को भी समझ लें, तो कंपनी का जो लोगो है वो उसका फेस होता है, उसकी पर्सनालिटी होती है, उसी से हम उसको पहचान पा रहे होते हैं बड़े आसानी से। आप नाम ना भी पढ़े तो आप लोगो आपके जहन में बैठ जाता है, मेमोरेबल रहता है, तो वो लोगो से ही आप देख के बता सकते हैं किस कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट है या कोई चीज लगी हुई है। तो ठीक हो गया, तो ये तो सिंपल एक उसकी बैकग्राउंड है कि वाई लोगो इज रिक्वायर्ड, हमें लोगो की जरूरत क्यों होती है। अच्छा, फिर प्रोसेस होता है इसका लोगो बनाने का। हम एज अ डिजाइनर अगर लोगो बना रहे हैं तो चंद चीज़ों का हमें ख्याल करना होता है, एक प्रोसेस होता है स्ट्रीमलाइन किस्म का, उसमें हमने चल के अपना लोगो बनाना होता है। बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये इतनी हम मुसीबत में पड़ क्यों रहे हैं, मतलब हम सीधा इलस्ट्रेटर ओपन करके लोगो बना क्यों नहीं लेते। ठीक है ना,
पूरी मैं अब आपको स्लाइड भी बता रहा हूँ, फिर आप भी इस प्रोसेस को मतलब करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये हम डायरेक्ट क्यों नहीं बनाते कि मैं पेन टूल पकड़ूं और पेन लोगो बनाना शुरू कर दूं। चंद उसकी रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि लोगो जो है ना, एज कम्पेयर टू बाकी चीजें बहुत छोटा है। आप एग्जांपल ले लें इसकी, अभी जो आपने शेप से चीजें बनाने की असाइनमेंट थी उसमें कितना बड़ी चीजें बन रही हैं, आइकन्स भी हैं। लोगो जो है ना वो छोटा होता है। अब एक वेबसाइट बहुत बड़ी चीज है, प्रिंट की चीजें बड़ी होती हैं, लोगो साइज में बहुत छोटा होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जितनी चीज छोटी होती है ना, उतनी चीज बनाना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आपको अगर उस चीज के अंदर क्रिएटिविटी लानी है, कोई यूनिक चीज समझानी है उसके अंदर, एक छोटे से सिंबल के अंदर, तो वो आपके लिए मुश्किल होगी। और इसके ऑपोजिट अगर आप देखें, अगर मैं आपको कहूँ यार आपने एक फ्लायर बनाना है या एक पोस्टर बनाना है, उस पोस्टर पे आप टेक्स्ट भी लिखोगे, उसमें आप बैकग्राउंड भी लगाओगे, उसमें आप इमेजेस भी यूज करोगे, ठीक है, मल्टीपल चीजें करोगे। तो चलो भाई, अगर टेक्स्ट से बंदे को नहीं समझ आती तो वो इमेज देख के समझ जाएगा, इमेज से समझ नहीं आती तो वो टेक्स्ट देख के समझ जाएगा, कहीं ना कहीं आप उसको अपना मैसेज कन्वे कर लेंगे। बट लोगो तो में तो लोगो ही है। अगर लोगो में आपका लोगो ही समझ नहीं आता तो फिर वो जो है ना वो प्रोसेस का फायदा नहीं है, या कोई लोगो बनाने का फायदा नहीं है फिर। तो छोटी चीज बनानी है, दैट्स व्हाई हमें प्रोसेस चाहिए, हमें एक क्या कहेंगे इसको आप, वे चाहिए, तरीका चाहिए कि हम उसको फॉलो करते हुए चीज को लेके चलें। दूसरा बड़ा एक मसला होता है कि आप थोड़ा आगे जाएंगे ना अभी प्रैक्टिकल चीजें बनाना, तो आपको फील भी होगा कि अक्सर हम बैठते हैं काम करने के लिए, चीज बनाने की कोई कोशिश करते हैं, शुरू में मोटिवेशन होती है, हम बनाने शुरू कर देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज हमसे बन नहीं पा रही होती। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर कुछ नहीं बनता। शुरू शुरू में जो है ना वो लगता है कि ये चीज मैं बना रहा हूँ अच्छी, लेकिन वो एक वक्त आता है कि आप कहते हैं यार ये कोई चीज सही नहीं बन रही, ठीक है, आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते। तो ये मैंने लिखा हुआ है, डिजाइनिंग लोगो इज लाइक टैकलिंग अ मेज, कि जैसे आप एक पजल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और वो मेज की तरह है, भूल भुलैया जिसको हम कहते हैं, कि आप उसमें फंसे चले जाएंगे और आपको रास्ता फिर वही वापस आप वहां पे वापस आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट होता है एरेडिकेट्स द डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब डिस्ट्रैक्शन ये होती है कि आप किसी और काम में ना पड़ जाए लोगों को छोड़ के। और प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ा एक मसला होता है कि लोग आज का काम कल पे डालते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर लोगो नहीं मुझसे बन रहा तो मैं कहूंगा यार चलो कल बना लूंगा, कल भी नहीं बना, कोई आइडिया नहीं आया, मैं कहूंगा चलो यार परसों बना लूंगा। इसमें ये होगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा और वो प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा टाइम पे, ठीक है। और आप जल्दबाजी में बनाओगे बाद में फिर चौथे दिन, और वो चीज़ फिर ऑब्वियसली जल्दबाजी में जो बनेगी वो क्रिएटिव नहीं होगी, वो मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं होगी, ठीक है ना। तो प्रोसेस जब पता होगा ना कि यार मैंने पहले ये करना है, अगले दिन ये करना है, दूसरे दिन के ये करना है, तो आप उसको परफॉर्म करते रहेंगे और आप अपना कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे उस प्रोसेस के जरिए। और चौथा एक प्रोसेस करने का रीजन सबसे बड़ा जो है वो होता है कि आपका, जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जब आप वो करते हो तो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, ठीक है। रिस्क, इसमें अब रिस्क क्या है लोगों के अंदर, कि आपने लोगो बनाया, फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च नहीं की, आपने ज्यादा एफर्ट नहीं की, और आपने इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट जाके बनाया, क्लाइंट को दे दिया। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, आपका जो क्लाइंट है वो है किसी एयरलाइन का, जो जहाज मतलब आपके जिसके होते हैं एयरलाइन, एयरलाइन की कंपनी है आपकी। अब वो जब अपना लोगो यूज करेंगे तो कहाँ का यूज करेंगे, लाइक वो अपने जहाज के ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना, जो उनका प्लेन होगा उसके ऊपर एक बड़ा सा लोगो लगेगा। उसके अलावा जो आपका स्टाफ होगा, लाइक आपके जो वो क्या कहते हैं उसको यार, एयर होस्टेस है, उनका यूनिफॉर्म उसके ऊपर लगेगा। जो आप खाना वगैरह या जो टिश्यू, ये जो नैपकिन होते हैं ये देंगे प्लेन के अंदर, उसके ऊपर लोगो लगेगा। वेबसाइट बनेगी, प्रिंट का काम होगा, सब जगहों पे ना लोगो लगेगा कि वो एयरलाइन एक लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा सपोज करें अब हफ्ते 2 हफ्ते गुजरते हैं, तो पता लगता है जी कि आपने जो लोगो बनाया था ना वो किसी और लोगो से बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिल रहा है, तकरीबन समझ लें कि कॉपीड है। तो आपका क्लाइंट जो है ना वो कहेगा यार आपने तो कॉपी लोगो बनाया, और आपको एकदम से झटका लगेगा, यार मैंने तो वो बड़ा उसको ठीक से बनाया था इलस्ट्रेटर में, तो ये क्या हो गया। तो ये इसलिए हो जाता है कि आपने रिसर्च नहीं की होती, ठीक है, और आपने बड़ा जल्दी से जो जेहन में आता है वही आपने कर दिया। तो बेसिकली ये होता है कि ह्यूमन का जो, हमारा जो इंसान का दिमाग है ना वो सोचता है एक तरह से। मैं अगर आपको कोई लोगों का कॉन्सेप्ट बताऊं ना, क्या ऐसा लोगो बनाओ, 4 बंदे बैठे होंगे, एक तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे जेहन में,
तो आपका फिर बहुत चांसेस हैं कि आप किसी की ना जानते हुए भी कॉपी कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे आप जब करते हो ना डायरेक्ट काम, विदाउट प्रोसेस विदाउट रिसर्च, तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज के लिए हम जब काम करते हैं तो हम इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्लाइंट फिर चला जाएगा आपके हाथ से। बेइज्जती अलग होती है कि भाई डिजाइनर ने बनाया और वो लोगों को कॉपी निकला, ठीक है ना। तो इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेते। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज आप देखें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो छोटे डिजाइनर के पास, सिंगल डिजाइनर के पास नहीं आती, वो एजेंसीज के पास जाती हैं, क्योंकि एजेंसीज के अंदर पूरा जो है ना वो रिसर्च पर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो छोटे क्लाइंट्स के लिए तो इतना इशू नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं तो उनके लिए मसला नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं है। अब एयरलाइन तो डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे जा रही है ना कहीं तो लोगों को पकड़ा जाएगा, तो आप इस तरह की रिस्क नहीं ले सकते प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है जी, ये हमारा प्रोसेस जो है ना वो इसलिए जरूरी है। और आपको इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। लोगों का जो प्रोसेस है ये आपको शुरू में एक दो दफा मुश्किल लगेगा, बट फिर आपकी एक रूटीन बन जाएगी ना, तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम लोगो बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको वो प्रोसेस जो है वो तकरीबन याद हो चुके होंगे, स्टेप्स उसके। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं फिर आपके आगे जो है ना स्टेप स्टार्ट करने लगूंगा। कोई भी कंफ्यूजन ज़हन में हो तो आज पूछ लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगो आपका अच्छा बनेगा तो आगे सारी चीजें अच्छी बनेगी। लोगो अच्छा नहीं होगा तो पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है वो फिर अफेक्ट होगा उससे। अच्छा जी, अब सबसे पहला जो स्टेप है जब आप कोई लोगो बनाना शुरू करें, इनफैक्ट आप कोई भी डिजाइन का काम शुरू करने लगे, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप कोई प्रिंट का काम कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, एनीथिंग, सबसे जो पहला स्टेप होता है बेसिकली वो आपका डिजाइन ब्रीफ होती है, ठीक है। इसको हम क्रिएटिव ब्रीफ भी कहते हैं, डिजाइन ब्रीफ भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। अच्छा, डिजाइन ब्रीफ बेसिकली क्या होती है कि जिसमें आपने अपने क्लाइंट से ये पूछना होता है या ये पता करना होता है, ये आपने जानना है कि भाई करना क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल, मतलब मुझे करना क्या है उसका। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार आप लोगो बनाओ, बस मैं आपको ये जुमला बोलता हूँ कि आप लोगो बनाओ, तो आप लोगो नहीं बना पाएंगे, बिकॉज मैंने आपको ना तो लोगो का नाम बताया, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं बताया मैंने आपको, ना मैंने आपको ये बताया कि आपका लोगो है किस चीज का, क्या वो रेस्टोरेंट है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो है क्या चीज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने करना क्या है, ठीक है ना। तो एक सिर्फ वेग सा आपको पता हो, अनक्लियर सा पता हो, उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको एक बड़ा स्पेसिफिक होकर ना चीजों का बारे में पता होना चाहिए कि यार मैंने एक्चुअली करना क्या है, मेरा जो क्लाइंट है वो चाह रहा क्या है। तो ये हमारी ब्रीफ होती है, जब भी कोई काम करने लगते हैं आप उसमें पता कर लें कि आपका जो क्लाइंट है वो चाह क्या रहा है। ये हर चीज में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई घर बनाना है तो उसमें आप देखते हो कि यार कितने रूम्स बनाने हैं। बस आप ये तो नहीं कहते यार बना दो जिस तरह भी है, अब वो आपको एक ही कमरा बना के दे दे और आपको चाहिए चार है, ठीक है, गलत हो जाएगा ना काम। तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको बताता है ब्रीफ, तो फिर आप आगे काम शुरू करते हैं। तो ब्रीफ अक्सर ये होता है क्लाइंट्स हमें खुद दे भी देते हैं पहले से, अगर उनको पता है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट आपको किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में लिख के या ईमेल में लिख के आपको दे देंगे, क्या आपने ये करना है। अगर तो क्लाइंट कोई नया नया है जिसको इतना नहीं पता, तो आपने ब्रीफ खुद लेनी है। आपने उसको कहना है कि काइंडली ये जो ब्रीफ है मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप फिल करके या आप इसके बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि मैं उस डिटेल के ऊपर पे काम कर सकूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लाइंट के ऊपर नहीं छोड़ना कि यार उसने तो ब्रीफ नहीं दी, मैं तो ऐसे ही शुरू हो जाऊँ। नहीं दी तो आप लें, क्योंकि कल को फिर वो क्लाइंट आपके ऊपर ही आएगा कि आपने तो गलत चीज बना दी। तो सबसे पहले क्लाइंट को आप ये बताएं या ये उससे पूछें कि भाई मुझे एक्चुअली बताओ कि एक्चुअली क्या करना है। तो इसमें ना चंद सवाल आप कर सकते हैं क्लाइंट से, जो मैंने चंद यहाँ लिख भी दिए। जैसे कि आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल, कि अच्छा जी आपका रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस कौन सी हैं, किस टाइप का रेस्टोरेंट है। अब मैं अगर ये भी कह दूं ना रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट अब मुझे क्या पता किस टाइप का है। रेस्टोरेंट तो देसी रेस्टोरेंट भी होता है, चाइनीज रेस्टोरेंट भी होता है, इटालियन होता है, इसके अलावा जो है वो कोई भी और हो सकता है, ठीक है ना, फास्ट फूड का हो सकता है। तो मुझे जो है ना वो पता करना है कि भाई रेस्टोरेंट है किस टाइप का, है कहाँ पे, लोकेशन क्या है उसकी, ताकि मैं उसका कल्चर और उसकी वो सारी चीजें देखूं।
तो ये कंपनी प्रोफाइल में आप पूछ सकते हैं उससे ना कि आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली क्या सर्विसेज देता है या क्या प्रोडक्ट देता है। और ये उनके पास होता ही है। अब जाहिर बात है जिसने बिजनेस शुरू किया है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछें कि भाई आपका जो लोगो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लोगो, ठीक है, तो उसमें हमें मतलब उसको रीडिजाइन करना होता है, आज के दौर के हिसाब से उसको मॉडर्न करना है, ठीक है, रीडिजाइन करना है, रीब्रांड करना है। या फिर जो है वो बना ही नहीं होता, तो एक नया बनाना होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीजों में आप डिफरेंस करते हैं। अगर तो एग्जिस्टिंग है ना, तो ये पता करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग देख के ये अंदाजा हो जाएगा कि मैंने किससे अच्छा बनाना है। एक रेफरेंस मिल जाएगा आपको कि अच्छा यार ये लोगो बना हुआ है, क्लाइंट को ये पसंद नहीं है, मैं इससे अच्छी चीज बनाता हूँ। और अगर नया है तो वो आपको पता है कि यार मेरी अपनी चॉइस होगी, मैं अपने तरफ से बना सकता हूँ, मेरे पास कोई रेफरेंस इतना खास नहीं है। फिर आपने टारगेट ऑडियंस का पता करना है। टारगेट ऑडियंस का मैंने आपको काफी डिटेल में फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप उसकी जो ऑडियंस है उसकी लोकेशन देखते हैं, उसका कल्चर देखते हैं, उसकी लाइक्स देखते हैं, डिसलाइक्स देखते हैं कि उसको क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। जेंडर का होता है कि भाई कौन से कस्टमर हैं आपके, फीमेल ज्यादा हैं या मेल ज्यादा हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एज के लोग हैं। ये आपने ऑडियंस अपनी जाननी है। तो या तो आप खुद भी जान सकते हैं ये, वरना ये भी आपको क्लाइंट बता सकता है, ठीक है ना, कि यार हमारा जो बिजनेस है वो किस ऑडियंस को सर्व करता है। फिर आप बजट पूछते हैं, ठीक है, कि बजट क्या है। और बजट में ये होता है कि अगर, अच्छा बजट के मैं आपको ना कुछ टिप्स बताऊं। अभी तो खैर आप इस लेवल पे आई थिंक नहीं है ना कि आपको बजट की ज्यादा कोई टेंशन हो। अभी इस लेवल पे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपके पास अगर फ्री काम भी आ रहा है ना प्रोजेक्ट का, तो आप करें, ताकि आपको थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस वो मिले, एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोजर मिले, क्लाइंट्स के साथ डील करना आए। तो लेकिन जाहिर बात है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आपको बजट का एक मसला होता है कि यार मैं इसको क्या प्राइस बताऊं। नया नया स्टूडेंट काम करने शुरू करता है तो वो अक्सर पूछते हैं कि यार मेरे पास एक क्लाइंट आया तो मैं इसको क्या चार्ज करूं लोगों का, उसको मैं बिजनेस कार्ड बना के देना है तो कितने में बना के दूं। तो इसमें ये याद रखना है कि जो डिजाइनिंग है ना या जो क्रिएटिव काम होता है उसकी जो प्राइस होती है, जो बजट होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। उसकी रीजन ये है कि ये स्किल के बेस पे काम होता है। तो अगर एक बंदा है जिसका एक्सपीरियंस है 10 साल का, 10 साल से वो लोगो बना रहा है, ठीक है, तो उसकी चार्ज डिफरेंट होंगे, उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे। और एक बंदा जो अभी 4-5 महीने हुए हैं उसको, उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे। और एक जो भी अपनी जिंदगी का पहला लोगो बना रहा है उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। सेंस बनती है ना इस चीज की। तो ये आपका डिफरेंट होता है। अब जिस तरह से आप देख लें क्रिएटिव काम में एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स भी जब अपना वो लेते हैं ना, फी लेते हैं एक्टिंग की, तो वो एक्टर के हिसाब से होता है। अगर तो जूनियर एक्टर है बहुत ज्यादा तो उसकी और चार्जेस होंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा बंदा आता है एक सीन में आ गया उसके और चार्जेस हैं। और एक बहुत ही कोई सुपर हिट किस्म का एक्टर है तो उसके तो चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिजाइनर में भी यही है कि हर डिजाइनर की अपनी अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं प्राइस होती है, अपने चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अगर बता रहा हूँ लेट सपोज $100 लोगों का और दूसरा बताएगा $50 तो वो गलत होगा। अपना अपना वो क्या कहते हैं एंगल होता है कि वो क्या उसको क्वालिटी दे सकता है, ठीक है। तो आजकल क्योंकि वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, तो उनके ऊपर जो बजट्स होते हैं वो ऑब्वियसली फिर आप थोड़ी सी खुद रिसर्च करोगे कि यार मैं जिस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ उसमें कौन कौन लोग कितने कितने में लोगो दे रहे हैं। तो वहां पे तो आपको थोड़ा कंपटीशन में रहना पड़ता है। अब अगर सारे $10 में बना रहे हैं, आप जाके वहां पे $50 का बनाओगे तो आपको तो प्रोजेक्ट बहुत ही कम चांस है मिलेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा compete करते हो। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट कोई क्लाइंट आता है और आपसे वो चीज बताता है तो आप उसको कहें यार मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, उसमें फिर ये बजट होगा। और ऑब्वियसली बजट्स में ये होता है कि आप हमेशा ज्यादा ही बताते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब निगोशिएशन होती है तो वो आप नीचे आते जाते हैं, सही है ना। बस अपने ध्यान में ये रखें कि फिक्स चार्जेस कोई नहीं होते इसके। फिर कलर चॉइसेस हैं, आप अपने क्लाइंट से कलर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि यार आपको कौन सा कलर पसंद है अपने लोगों के लिए, ठीक है ना। वो आपको बता सकता है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू यूज करो, मैं चाह रहा हूँ कि आप रेड यूज करो।
फॉन्ट्स का पूछ सकते हैं कि यार आपने जो लिखना है उसमें मैं फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज करूं। ठीक है ना। ये सिर्फ पूछने की हद तक होता है, जरूरी नहीं होता कि आपको जो क्लाइंट कहता है तो आप वही करेंगे। ठीक है ना। आप उसके थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि माइंड समझ लेते हैं कि यार ये किस तरह से सोच रहा है। बस ये नहीं होता कि अगर वो गलत कलर बताता तो आप जाके गलत ही कर दो। आप उससे वो कर सकते हो, क्या कहते हैं इसको, डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये लोगों में हम कलर नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसा बिजनेस है। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि हम क्लाइंट से ही पूछ लेते हैं या मांग लेते हैं कि यार आप मुझे तीन चार जो है ना लोगों की एग्जांपल्स दे दें जो आपको मतलब पसंद है, कि आपका लोगो भी कुछ इस तरह का हो, ताकि हमें एक रेफरेंस अगेन मिल जाए कि भाई मैंने कुछ इस तरह की चीज बनानी। अगेन कॉपी नहीं करना उसको हमने, लेकिन हमें एक थोड़ा सा सेंस आ जाती है कि लोगो टेक्स्ट वाला चाह रहा है या ज्यादा कलर्स वाला चाह रहा है या प्लेन कलर्स वाला चाह रहा है एक दो। तो थोड़ा सा ना हमने बेसिकली इस स्टेप में क्या करना है, क्लाइंट के माइंड को समझना है कि उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी विशेष क्या है। ठीक हो गया। अब इसका तरीका ये होगा कि आपने या तो उसको ईमेल करनी होती है या फिर आप अपने एक क्वेश्चनियर बना लें और वो क्वेश्चनियर बना के अपने पास रखें। जब भी क्लाइंट आए उसको आप क्वेश्चनियर भेज दें और वो आपको सेंड करके वापस भेज सकता है। अगर तो वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं वहां पे आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वहां पे आप क्वेश्चन खुद लिख के तो क्लाइंट के लिए वो फील्ड छोड़ देते हैं, वहां पे वो टाइप करता है और आपको सेंड कर देता है। जो भी वे यूज करें, लेकिन आपको सबसे पहले ब्रीफ ले लेनी चाहिए। ठीक है। ये स्टेप पहला समझ आ गया। मैं एक एक स्टेप का आपसे पूछता जाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन हो जरा सी भी तो वो आपसे डिस्कस करें। ब्रीफ क्लियर होगी ये आपको कि क्लाइंट की जो है अपनी रिक्वायरमेंट है उसको। अच्छा, ब्रीफ के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है रिसर्च का, कि हमने जो ब्रीफ ली क्लाइंट से, बहुत दफा ऐसा होता है कि उस ब्रीफ के बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है। बहुत सारी इसमें ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं जो हमने पहली दफा सुने हो। ठीक है। हमें उसका ना आइडिया हो तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको कोई इंडस्ट्री ऐसी बता दी जिसका आपने पहली दफा सुना है, आप उस इंडस्ट्री पे रिसर्च करें, उसको थोड़ा सा सर्च करें इंटरनेट पे। और इसके अलावा कंपिटिटर्स हैं। अब मुझे अगर सैमसंग कहता है लोगो बनाने का और उसमें कंपिटिटर वो बताता है हमारा कंपिटिटर जी एप्पल है, ठीक है, हुआवे है, ओप्पो है, तो मैं उनके लोगोस देखूंगा जाके। ठीक है। उनकी वेबसाइट देखूंगा, उनके कलर्स देखूंगा, क्या उनका काम किस तरह का हुआ है। कंपिटिटर्स को स्टडी करना, फिर मार्केट लीडर्स जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उस इंडस्ट्री में उनको हम देखें। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपने ना एक थोड़ी सी थ्योरेटिकल सी रिसर्च कर लेनी होती है ताकि आपको ब्रीफ में जो कुछ लिखा हुआ वो क्लियर हो जाए। तो ये कोई बहुत हैवी किस्म की रिसर्च नहीं है, आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे इसके अंदर। और आजकल तो इंटरनेट की वजह से बहुत आसान है ही, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और रिसर्च की आप आदत डालें ताकि आपको खुद से भी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि नॉलेज मिलता है, चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहेगा। अगर कोई चीज़ नहीं पता तो आप उसको रिसर्च करें और अगली दफ़ा के लिए आपको वो चीज़ फिर पता हो। बार बार हमें रिसर्च नहीं करनी पड़ती। ठीक है।
तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार आप सवाल क्लाइंट से नहीं कर सकते कि यार ये आपने क्या लिखा हुआ है, ये क्या, इसका क्या मतलब है। आप अपना जो है वो रिसर्च खुद करें। तो ये एक सिंपल सा स्टेप है जो आपने ब्रीफ के बाद थोड़ा टाइम लगा के उस ब्रीफ को पढ़ना है। उसमें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उनके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। ठीक हो गया ये भी। तीसरा जो है वो विजुअल रिसर्च होती है। अच्छा, विजुअल रिसर्च में ये होता है कि हमारा जो लोगो है वो कैसा होगा देखने में। विजुअल रिसर्च, ठीक है ना, विजुअली। हाँ, इस स्टेप के अंदर हम स्टाइल देखते हैं कि हमारे लोगों का स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। आजकल ट्रेंड कैसे चल रहे हैं लोगोस के, क्या लोगो सिंपल है, क्या गोल लोगो ज्यादा चल रहे हैं, क्या टेक्स्ट वाले लोगो चल रहे हैं। ये सारी चीजें हमने इस प्रोसेस स्टेप में देखनी है। इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन लेना, कि हम अपनी जो इंस्पिरेशन है वो लेंगे। ठीक है। अब इंस्पिरेशन बहुत सारी जगहों से आ सकती है, फोटोग्राफी से आ सकती है, आर्ट से आ सकती है, कोई आपने पुरानी चीजें बनाई हैं उनकी मेमोरीज से आपको याद आ सकता है। बहुत सारी वेबसाइट है इंस्पिरेशन की। क्लास के बाद में इंशाल्लाह आपको वो कुछ लिख के ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि डिफरेंट इंस्पिरेशन की वेबसाइट्स हैं लोगों की, आप वहां जा सकते हैं। अपने तौर पे गूगल सर्च कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपको लोगोस जो है वो मिल जाएंगे। उनको आप देखें, स्टडी करें कि ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, इसके कलर स्कीम कैसी है, ठीक है ना, ताकि आप अपने काम में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इंस्पिरेशन याद रखना कॉपी से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज होती है। कॉपी होता है कि आपने वही चीज उठा के बना दी। इंस्पिरेशन ये होती है कि आपने देखा, आप मोटिवेट हुए, उसके बाद आपने उस इमेजेस को बंद कर दिया और आपने खुद से बनाना शुरू कर दिया। बस इतनी हद तक होता है इंस्पिरेशन। कोई नेचर से कलर आपने देखे, आपको अच्छे लगे, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये है कि जो लोगो बना हुआ होगा वो क्योंकि कॉपीराइटेड होता है, आप उसको कॉपी नहीं करेंगे बिल्कुल। तो विजुअल रिसर्च में आपने ये चीज जो है वो करनी है। इंटरनेट पे जाएंगे, और ये प्रैक्टिकली आप लोगों ने अभी करना भी है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है मैं बता रहा। अभी आप इसके साथ जब लोगो बनाएंगे तो आप यही करना, पहले अपनी थोड़ा सा वो देखें कि कंपनी किस टाइप की है, उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन बनाई। उसके बाद आप आए रिसर्च के ऊपर, रिसर्च थोड़ी सी की। उसके बाद आपने विजुअल रिसर्च की, इंटरनेट पे देखे कि लोगों किस किस तरह के बने हुए हैं, किस किस तरह के टाइप्स हैं। मैं आपको अगर टाइप्स का बताऊं कि आपने टाइप डिसाइड करनी है कि यार मेरा लोगो किस टाइप का होगा। मैं आपको बताता हूँ टाइप किस किस टाइप की मेन जो कॉमनली यूज हो रही होती है। अब लोगोस जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के हैं जिसमें वो क्लासिफाइड होते हैं। जैसे कि आपका वर्ड मार्क होता है। वर्ड मार्क होता है कि आपका जो पूरा वर्ड है वो एक लोगो में बना होता है। जैसे ईबे है, गूगल है, ठीक है, गूगल का जो लोगो है ये जो आपको नजर आ रही है वर्ड मार्क है, ठीक है ना, जो वर्ड्स के बेस पे बने होते हैं। इसी तरीके से आपके लेटर मार्क होते हैं जो लेटर पे बने होते हैं, जिसमें एक आप कह लो कि या तो एक लेटर यूज हो रहा होता है या फिर वो यूज हो रहे होते हैं, इनिशियल यूज हो रहे होते हैं, दो वर्ड्स आपस में मिल रहे हों, ठीक है ना। जैसे CNN का लोगो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, CNN, ये जो है ना वो क्या कहते हैं कि लेटर मार्क है, CNN, ठीक है, पूरा नहीं लिखा हुआ ना उन्होंने। तो आपने ये देखना है कि आपका ऐसा अगर बन सकता है या क्लाइंट पसंद करेगा या आप समझ रहे हैं कि मेरा कैटेगरी में फिट होता है, तो आप ये कर लें। फिर होता है एम्बलम। अच्छा, एम्बलम जो होता है ना वो थोड़ा सा बैच टाइप का लोगो होता है, काफी हैवी होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये स्कूल्स के जो लोगोज होते हैं गोल होते हैं, यूनिवर्सिटीज के लोगो गोल होते हैं ज्यादातर, या स्क्वायर फॉर्म में होते हैं या किसी शील्ड में बने हुए होते हैं, तो ये एम्बलम होते हैं। यहाँ पे अच्छी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। स्टारबक्स का लोगो हो गया, CFL हो गया, सॉरी NFL, ये जो नेशनल फुटबॉल लीग, ये वाला लोगो, ये थोड़े से ना हैवी किस्म के जो लोगोज हैं ये एम्बलम में आ जाते हैं। फिर पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल का मतलब है ये आइकन फॉर्म में होते हैं ज्यादा, ठीक है ना, आइकॉनिक जो होते हैं। जिस तरह से एप्पल का लोगो बहुत फेमस है, ये शेल का लोगो है, ये स्नैपचैट का लोगो है, ये सारे आइकॉनिक फॉर्म में, मतलब आइकन बना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ना आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है। एक कंपनी का लोगो दो कैटेगरी में भी हो सकता है। जैसे कि आपने एक लोगो बना लिया उसका क्या कहेंगे इसको, वर्ड मार्क का चलो, और एक आपने बना लिया पिक्टोरियल का। क्लाइंट को आपने दोनों दिखा दिए, उनमें से फिर एक कोई वो फाइनल करेगा। लेकिन आपने ये देखना है कि आपका वो लोगो जो है ना उस कैटेगरी में फिट होता है कि नहीं।
अब आप अगर बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म का लुक दिखाना चाह रहे हैं तो एम्बलम नहीं फिट होगा उसके अंदर, क्योंकि एम्बलम के ज्यादातर लोगों को थोड़े से ओल्ड टच देते हैं लोगों में। उसमें फिर आप पिक्टोरियल में जा सकते हैं, वर्ड मार्क में जा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, मतलब कि कोई शेप यूज हो सकती है। सही है ना? तो ये आपने टाइप को डिसाइड कर लेना बड़े तरीके से। तो ये तभी होगा जब आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, ठीक है, इंटरनेट पे देखेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। इतना टाइम काम में नहीं लगता जितना आपको रिसर्च में लगता है। जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतना काम अच्छा होगा। तो एक्चुअल काम करने से पहले जो काम हम कर रहे होते हैं ना, जो स्टेप्स हम कर रहे होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 स्टेप्स हमने कर लिए। पहले हमने ब्रीफली, उसके बाद हमने रिसर्च की, और उसके बाद हमने थोड़ा सा विजुअल रिसर्च किया कि हमने लोगो बनाना कैसे, मतलब कैसा बनाना है। तो इसके बाद अगले जो स्टेप्स थे वो इंशाल्लाह अभी हम करते हैं। अभी टाइम इसका खत्म हो गया, मैं इसको रिकनेक्ट कर लूँ तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये 3 जो स्टेप है इसमें हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है कि हमें ये भी समझ आ गई कि लोगो हमने बनाना किस पे है, उसका बैकग्राउंड भी हमें मिल गया, और हमने उसके ऊपर ये भी सर्च कर ली, या हमें ये भी पता चल गया कि हमने लोगो जो बनाना है वो दिखने में कैसा होगा। अब मसला आता है आइडिया जनरेट करने का, या एक्चुअल लोगो बनाने का। ठीक है, अच्छा, आइडिया जनरेट करना सबसे मेन काम है, बिकॉज आपने आइडिया जनरेट करना है, उसी पे लोगो बनेगा। तो आइडिया जनरेट करने का तरीका होता है कि आपके ज़हन में कोई आइडिया आए और उसको फिर आप प्रैक्टिकल शक्ल देने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचना ही है, या आप बैठे रहे कि जी अब आइडिया आएगा तो काम शुरू करूंगा। तो ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छा आइडिया आपके पास वैसे ही आ जाए। ठीक है, तो बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे पास कोई आइडिया आता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ऐसी होती है या कोई क्लाइंट आपका ऐसा है तो आपको समझ ही नहीं आती बिल्कुल। तो आपने ये करना है, बेसिकली एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो है माइंड मैपिंग। ठीक है, माइंड मैपिंग के थ्रू आपने आइडिया को जनरेट करना है। बड़े सिंपल सा किस्म का ये क्या कहते हैं तरीका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका फ़ायदा काफ़ी होता है। तो बेसिकली इस माइंड मैपिंग में करना क्या होता है, आपने आपने लेना है कागज़। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आपने कागज़ ही यूज़ करना है, कंप्यूटर पे ये काम बिल्कुल नहीं करना। कोई भी आप कागज़ ले लें, जितना बड़ा हो उतना बेहतर है, ताकि आपके पास जगह ज़्यादा हो। अगर छोटा है तो उसको आप वो कर लें, लैंडस्केप में कर लें। ठीक है, ताकि आपके पास ना जगह लिखने के लिए ज़्यादा हो। तो आपने करना ये है कि उस पेज के सेंटर के अंदर आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, जिसका आप लोगो बनाना चाह रहे हो, या उस कंपनी का आप नाम लिख लो, या आप लिख लो क्या कहते हैं इंडस्ट्री का नाम। ठीक है जी, इंडस्ट्री का मतलब है कि भाई रेस्टोरेंट है तो आपने लिख दिया रेस्टोरेंट, कोई और बिजनेस है तो आपने उसका नाम लिख देना बस। अच्छा, अब ये माइंड मैपिंग किस तरह से काम करती है कि आपने वो चीज़ जो लिखी ना, या जो आपने चीज़ सामने रखी हुई है, उसका उसको सोचें आप,
और उसको सोच के आपके जो में चीज ज़हन में आती है पहली, आप उसको लिख लें, लाइन लगाएं और लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एग्जाम्पल है कि एक वीरो एक ब्रांड है मिनरल वाटर का, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे है नेस्ले प्योर लाइफ मिनरल वाटर का ब्रांड। तो आपने ये नाम लिखा और अपने जेन में ये रख लिया कि जी मिनरल वाटर है। अब आपने सोचना है, जैसे आप सोचना शुरू करेंगे कोई ना कोई चीज आपके जेन में आएगी, मिनरल वाटर को सोच के या बियरों के सोच के। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें इसने क्या किया है। सपोज कर लेता हूँ मैं कि मैंने सोचना शुरू किया, मेरे जेन में पानी आया, तो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, लिखा वाटर। उसके बाद वाटर को सोचा मैंने, तो वाटर को सोच के मेरे जेन में जो चीजें आई, जैसे सी आ गया, समंदर। क्लियर आ गया कि पानी क्लियर होता है तो मैं क्लियर लिख दूंगा। पानी फ्लो करता है वो मेरे शायद जेन में आ जाए, ब्लू मेरे जेन में आ जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, सोचना है और उसको लिखते जाना है। फिर अगली चीज सोचनी है और फिर वो लिखते नहीं है, कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। अच्छा अब होगा ये कि ऑब्वियसली वाटर के बाद जो चीजें आएंगी एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएंगी, फिर वो और जेन में नई चीजें आएंगी, फिर आप नए सिरे से शुरू कर दें। तो कोई अगर नई चीज जेन में आ जाती है तो आप उसको अलग लिख लें। अब जैसे मैंने सोचा सोचा नहीं, पानी के बाद जेन में आ रही चीजें, तो मैंने मेरे जेन में आ गया वी, तो मैंने अलग से एक लाइन लगा दी, पानी वाले को छोड़ दी लाइन को और इसको पकड़ लिया, यहाँ वी लिखा। अच्छा वी को सोच के जेन में मेरे क्या आता है वो डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर क्या जेन में आ रहा है। उसने फिर लाइन लगाई, आगे लिख दिया। अब जैसे इसके जेन में क्या है वैलेंटाइन, उसने वो लिखा। फिर उसको सोचा तो उसके जेन में लव, लिप्स, हार्ट, ठीक है, केयर, इस तरह की चीजें शायद आपके जेन में आए, वो आप लिखना शुरू कर दें। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ना करते जाना आपने, कि अगर कोई चीज जेन में आती है तो आप वो लिखें और उसको आगे चलाते जाएं, ब्रांचेस निकालते जाएं उसकी। लेकिन अगर कोई चीज नई जेन में आ जाती है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसको सेपरेट करके उसकी अलग लाइन लगा के उस पर फिर शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज या बहुत सारे कीवर्ड्स जनरेट हो जाएंगे एक ही पेपर के ऊपर। तो आपने बस ये करना है, ये नहीं सोचना कि भाई ये चीज मैं लिख रहा हूँ तो ये गलत है, इसका तो मिनरल वाटर से ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो वो आप अपने आप को लिमिट कर रहे होंगे। तो आपने ये नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है वो चीज तो ताल्लुक ना रखती हो, लेकिन वो चीज को सोच के अगली जो चीज ज़हन में आने लगी है आपके, वो ताल्लुक रखती हो। जैसे अब इसने यहाँ पे बिल्कुल ये फजूल चीज लिखी हुई है ना, मिनरल वाटर का और वैलेंटाइन, कनेक्शन नहीं बनता डायरेक्ट। लेकिन उसको फिर इसने लिखा हुआ है लव, तो लव का आ सकता है। केयर लिखा हुआ है, केयर का आ सकता है। पानी में आप दिखा सकते हैं कि भाई ये कंपनी या ये जो मिनरल वाटर है केयर करता है आपकी, ठीक है, प्योरिटी है इसके अंदर, तो वो आप इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके जो कीवर्ड्स हैं, एक्चुअली हम जब लोगो बनाएंगे हमें कीवर्ड चाहिए ना, यार मैं बनाऊं क्या। अब वीरो मुझे कोई कह दे क्या बनाऊंगा, मैं इसमें वी को ही सोचता रहूंगा। तो मैं अपने कुछ मेरे जेन में शेप्स आए, कुछ चीज मेरे जेन में कलर्स आए, तो मैं उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, पानी आया, फ्लो आया कि भाई मैं अपने लोगों को फ्लो दिखा सकता हूँ किसी तरीके से, मे बी वी को ही फ्लो में दिखा दूं। ठीक है, कलर्स उसने लिखे हुए, उसने नेचुरल लिखा है, और नेचुरल को सोच के जेन में हमारे क्या आता है, नेचर आता है। नेचर में ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू है, ये सारी चीजें जेन में आएंगी। तो फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता एक जेन में तस्वीर सी कह लेंगे आना शुरू हो जाएगी कि लोगो हमारा किस तरह का दिखेगा। तो ये आइडिया जनरेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, वरना आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आपके जेन में कुछ भी नहीं आता, और बात हुई है फिर आप रुक जाएंगे और आप फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये आप लाजमी करना पेपर के ऊपर, और फिर आपके पास रिजल्ट आएंगे। जब आपके पास ये चीज हो जाए, अगला काम आपने क्या करना है, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, इसमें आपने स्केचिंग करनी है। ठीक है, स्केचिंग मतलब आपने हाथ से पेपर के ऊपर अगेन पेंसिल से ड्राइंग करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ड्राइंग इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो और आप बड़ी कोई हाई फाई किस्म की ड्राइंग बना रहे हो। बेशक रफ स्केचेस बनाओ, ताकि जो चीजें आपने आइडिया जनरेट किए हैं वो आपके पेपर के ऊपर आना शुरू हो, और आपका जो भी जेन में है वो आप बनाते जाओ बस। अगेन इसमें ये नहीं सोचना आपने, क्योंकि ये वो स्टेज नहीं है कि अभी आप सोचें कि भाई ये गलत है या ये सही है। आप बनाते चले जाएं स्केचेस जितने बन रहे हैं आपसे, और उसके बाद फिर हम उनमें से फाइनल करते हैं।
तो एक्चुअली ये स्टेप होगा जहां पे आपका लोगो पहली दफा या लोगोज आपको पहली दफा अपने नजर आ रहे होंगे। तो स्केचेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक तो पेंसिल यूज करें, ऑब्वियस बात है। दूसरा, इसके अंदर जो पेपर आप यूज करो वो वैसे तो कुछ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ही होता है कि वो जो आपकी ग्राफ पेपर वाली कॉपी होती है ना, स्केच बुक, वो आप रखें। उससे ये होगा कि क्योंकि उसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो आप इजीली इसमें ना अलाइनमेंट कर सकते हो। लाइक अगर आपने सर्कल बनाना है तो उस पर आराम से बन जाएगा विदाउट एनी यूजिंग एनी इक्विपमेंट। आपको रूलर नहीं यूज करना पड़ेगा, लाइन के ऊपर ही चलाते जाए, तो वो आप इजीली बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है नोटबुक। ठीक है, इस तरह की इसमें लाइंस होती हैं, बड़ा आराम से ये मिल जाती है स्टेशनरी की शॉप से। तो इस तरह की आप रख लें, वो आपको अलाइनमेंट में आसानी ये रहेगी कि आपने लेट्स सपोज लाइन लगानी है तो इसको फॉलो करते जाए, लाइन लगा दें। स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे लाइन लगाई, यहाँ यहाँ सीधा सीधा स्क्वायर बन जाएगा, बजाय कि आप रूलर या बड़ा उसको टाइम लगा लगा कर चीज़ें ड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये ज़्यादा एक बेहतर तरीका होगा। तो स्केच आप करें। अच्छा, स्केच में आप बनाते जाए, जितने बन रहे हैं आपसे 100 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, जितना आपके पास टाइम है मैक्सिमम कोशिश करें आप स्केचेस बना सकें। अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि स्केच में कैसे बनाऊंगा, लेकिन जब आप ये स्टेप्स करते हो ना, ऊपर वाले सारे तरतीब से आ रहे होते हो नीचे, तो फिर ये स्टेप्स आपको आसान लगते हैं, या ये वाला स्टेप आसान लगेगा, क्योंकि आपके जहन में रिसर्च भी होती है, आपके जहन में विजुअल रिसर्च भी होती है कि लोगो यार मैंने कैसा दिखना चाहिए मेरा। और उसके अलावा आपने वो भी किया हुआ है, मतलब वर्ड्स भी आपने थोड़े से इकट्ठे किए हुए, उनकी बेस के ऊपर आप स्केच कर रहे होते, डायरेक्ट जाके नहीं बना रहे होते। तो दैट इज वाई इसकी कोई अभी फिलहाल इतनी टेंशन की बात नहीं, जब आप बनाएंगे तो आप खुद देखोगे कि ये चीजें आपसे क्रिएट हो पा रही होंगी। उसके बाद आता है जी एक स्टेप जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल ये है, ये स्टेप आपने करना नहीं है, बस आपने इसको अपने क्या कहते हैं कि काम का हिस्सा बनाना है, प्रोसेस का हिस्सा बनाना है। रिफ्लेक्शन का मतलब है अक्सर ये होता है कि जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, खास तौर पे लोगों की जो आप पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो इसके अंदर आपसे कभी कभार आइडियाज जनरेट नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, उसकी रीजन ये हो सकती है कि आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का, या आपके पास और आइडिया आ नहीं रहे कहीं से। तो आप क्या करें, बेहतर तरीका ये है कि आप उस काम को छोड़ दें फॉर टाइम बिंग। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें, कोई और काम करें, या उससे अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं ज़हन हटा लें। क्योंकि हर क्रिएटिव बंदे के कभी ना कभी एक टाइम आता है कि वो आगे आइडियाज आना बंद हो जाते हैं। तो उसमें अपने आप को फोर्स करना कि यार आइडिया आए, ये मैं करके छोड़ूंगा, अब मैं बैठ गया हूँ तो मैं उठा को बना के जो है वो उसको खत्म करूंगा प्रोजेक्ट को आज। ऐसे ना करें, फोर्स करने से कभी भी अच्छा आइडिया नहीं आएगा। तो उसको बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, दोबारा आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नई चीजें मिलेंगी। बहुत दफा ऐसा होता है कि अपने काम में भी लोगों को गलतियां नजर आना शुरू होती है कि मैंने पहले तो ये सोचा नहीं था, अब मैं करता हूँ उसको, तो वो बेहतर हो जाता है रिजल्ट मजीद। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने आप को भी रिफ्लेक्ट करें, अपने आप को भी देखें कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। लोगो बनाना कोई ज्यादा फास्ट काम नहीं करना आपने, मतलब टाइपिंग नहीं है कि जितने जल्दी टाइप करेंगे उतना जल्दी जल्दी काम होगा। इसमें उल्टा जितना टाइम देंगे ज्यादा, उतना अच्छा काम होगा। अच्छा, जब आप लोगो बना लेंगे स्केचेस में क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल 50 स्केच बनाए, उनमें से आपने फिर मैक्सिमम बेस्ट जो है ना वो 3 से 4 सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, अभी जो मैं आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट की दूंगा उसमें भी यही करेंगे आप कि आप स्केच जितने मर्जी बनाए, लेकिन आप स्केच मुझे दिखाओगे, उसमें से फिर हम मिलके जो है ना वो 3 फाइनल करेंगे। उन 3 को फिर आप लेके आओगे इलस्ट्रेटर में। वो आप 2 तरीके से ला सकते हो, या उसकी पिक्चर ले लें अच्छी सी ताकि वो क्लियर, मतलब आप इलस्ट्रेटर में उसको प्लेस कर लें, या फिर आप उसको स्कैन कर लें। स्कैन करके भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, और आप उसको फिर बाद में विद हेल्प ऑफ पेन टूल या फिर पाथ फाइंडर या किसी और टूल के यूज करते हुए उसको डिजिटल कर सकते हैं। उसी स्केच को लेके आपने बेसिकली इलस्ट्रेटर में ला के रिफाइन करना है।
तो लोगो अगर आप देखें तो स्केच के प्रोसेस में लोगो आपका एक्चुअली बन जाता है, लेकिन उसको फिर आप पॉलिश करते हैं, उसको कलर देते हैं और अलाइनमेंट करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, वो आप देख लें सबसे आखिरी में यहाँ पे आपका इलस्ट्रेटर यूज होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ज्यादा काम आपका माइंड कैसा रहा है इसमें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, कोई चीज आ रही हो? ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट भी जब आपका लोगो बन जाए फिर आपने उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रेजेंट किसको करना है? क्लाइंट को। क्योंकि आपको याद है कि हमने जो पिछले पहला स्टेप किया वो कौन सा था? ब्रीफ का। इसमें हमने क्लाइंट से बात की, क्लाइंट ने आपको गो अहेड दे दिया, आपने काम शुरू कर दिया। उसके बाद फिर अब ये स्टेप होगा हमारा प्रेजेंटेशन वाला, जिसमें हम क्लाइंट को दूसरी दफा मिलेंगे और उसको ईमेल करेंगे कि यार ये लोगो मैंने बनाए हैं। जो भी आपका उसके साथ टाइम डिसाइड होगा कि भाई इतने दिन बाद मैं आपको लोगो दूंगा, तो आप उसको ये प्रेजेंटेशन के तौर पे लोगो देंगे। अच्छा, अब इसमें स्टेप्स में ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं कि जब भी आप लोगो क्लाइंट को सेंड करें, पहली बात तो ये है कि ब्रीफ में ये तय होना चाहिए कि आपने कब लोगो देना है और कितने देने हैं। या ब्रीफ में या काम स्टार्ट करने से पहले मेंशन कर दें, ठीक है, कि भाई मैं इस काम के लिए 4 दिन लूंगा और मे बी 4 लोगो बनाऊंगा या 3 बनाऊंगा, जो भी है डिसाइड कर लें आप उसमें, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करे। ठीक है, जो आपने कहा होगा ना फिर उसको पता होगा यार मुझे ये हफ्ते के बाद जो है वो 3 लोग इस देगा, बाद में फिर वो आपस में कोई मसला नहीं होता। दूसरा, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी की है। अगर आप प्रेजेंटेशन गलत देते हैं, लोगों आपको जितना भी अच्छा होगा वो शायद क्लाइंट को समझ ना आए और उसको ना वो सिलेक्ट करें। बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि आपका लोगो इतना अच्छा नहीं भी होता लेकिन उसको प्रेजेंट इतना अच्छा किया जाता है कि वो अप्रूव हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन में आप 2-3 रूल्स का ख्याल रखें। सबसे पहले तो कभी भी प्रेजेंटेशन में या जब आप लोगो सेंड कर रहे हो बहुत ज्यादा लोगो ना दो। अक्सर शुरू शुरू में जो लोग काम करते हैं ना वो जरा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि 10-10 12-12 लोगो भेज देते हैं क्लाइंट को, इस चक्कर में कि शायद क्लाइंट जो है ना वो मुझे अप्रिशिएट करेगा कि जी तुमने बड़ा काम किया है, देखो 12 लोगों बनाए तुम्हें 5 दिन। लेकिन मसला ये है कि जब आप ज्यादा लोगों को भेजेंगे तो आपका क्लाइंट ने एक फाइनल करना है, यूज तो वे एक ही करेगा, तो क्लाइंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कौन सा लोगो सिलेक्ट करें, और हो सकता है वो गलत ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा ना, आपको आपको अच्छा ना लग रहा हो और वो चेंजेस बार बार करवाएगा, कभी ये कहेगा चेंज करो, कभी वो करेगा। तो आप क्या करें कि मैक्सिमम कोशिश करें 3 लोगों को भेजें, उनमें से फिर हम फाइनल करें। कोई ज्यादा लोगों को भेजने से कुछ फायदा नहीं। सेकेंड, लोगोज में या ग्राफिक्स में ऐसा होता है कि जब आप किसी को भी कोई फाइल देते हो तो उसमें वो जो चेंजेस बताता है ना उसको हम कहते हैं रिवीजन। ठीक है, अब जैसे कि आपने मुझे लोगो बना के भेजा और मैंने कहा यार इसका कलर जो है ना आप ऑरेंज कर दें, रेड था ऑरेंज कर दें, तो ये एक रिवीजन होगी। जब आप इसको करके देंगे तो वो आप एक रिवीजन करके देंगे। ठीक है, तो रिवीजन आप करते हैं फिर जाके वो चीज़ जो है वो फाइनल होती है। अब रिवीजन डिपेंड करता है आप 12 करते हैं 6 करते हैं, या आप पे भी डिपेंड करता है, क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। क्लाइंट पे तो डिपेंड करता है कि वो खुद सेटिस्फाई जब होगा तो फाइनल करेगा। आप पे डिपेंड ऐसे करता है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से समझते हैं और आपका लोगो ऑलरेडी इतना सही है कि वो उसमें ज्यादा मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं आ रही, मतलब ज्यादा आपने गलतियां की नहीं उसमें। दूसरा, प्रेजेंटेशन का एक मेथड है, वो मैं आपको फिर थोड़ा आगे जाके बताऊंगा कि आप अपना प्रेजेंट लोगो जो है वो प्रैक्टिकल चीजों पे लगा के दिखा सकते हैं। अब जैसे कोई बिजनेस का ब्रांड है अपना, फैशन से रिलेटेड ना, तो आप अपना लोगो जैकेट पे, शर्ट पे, ट्राउजर पे लगा के दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि यार अगर मैंने ये लोगो सेलेक्ट किया और ये जब प्रिंट होगा और शर्ट्स पे लगेगा या डिफरेंट जगहों पे लगेगा कपड़ों के, तो वो कैसा लगेगा, तो उसको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर में ये काम करके आप उसको शो कर सकते
अब ये होगा जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो क्लाइंट आपसे हो सकता है बहस भी करे या थोड़ा सा अपनी वो क्या कहेंगे फीडबैक दे। तो फीडबैक इज अ गुड थिंग, बट कभी कभार ऐसा होता है कि लोगोस के मामले में या कुछ क्रिएटिव चीज़ों के मामले में क्लाइंट जो है ना वो थोड़ी सी गलत किस्म की रिक्वेस्ट करते हैं जो कि प्रोफेशनली ठीक नहीं होती। अब जैसे मैंने आपके सामने एक लोगो लगाया हुआ है, ये बहुत ही बुरा किस्म का लोगो है प्रोफेशनली अगर देखा जाए, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरीके का कोई और लोगो है जो आपको बहुत बुरा लग रहा है या वो प्रोफेशनली बहुत गलत है, तो आपको क्लाइंट कहता है यार आपने ऐसा बनाना है। तेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लाइंट का क्योंकि नुकसान जब होता है तो उसको समझ आ जाती है, हाँ यार मैं आगे जाके इसको यूज कैसे करूँ। ठीक है ना। तो ये आपको, ये बहस तो नहीं कहना चाहिए, डिस्कशन होती है, ये आप कर सकते हैं। तो क्लाइंट्स अगर अच्छे हैं तो या नॉर्मल जब आप उसको बताएंगे कि उसका नुकसान है फ्यूचर में तो उसको वो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। बजाय आप ऐसे ही कहेंगे जी लोगो जो मैंने बनाया वो अच्छा ही है, आपका ये लोगो सही नहीं है, इस तरह का नहीं रखना। लॉजिक नहीं है, लॉजिक से आप उसको समझाना कोशिश करें, समझाएं। तो ये स्टेप हमारा पोजीशनिंग का आता है कि हम अपने आप को एज अ डिजाइनर पोजीशन कर रहे हैं या एज अ ऑपरेटर कर रहे हैं। डिजाइनर का काम क्या है कि वो खुद सोचेगा, अपने दिमाग से क्रिएटिव चीज बनाने की कोशिश करेगा, और जो ऑपरेटर है उसको जो बताया जाएगा वो करेगा। मुझे क्लाइंट ने कह दिया ब्राउन कलर यूज करो, मैंने ब्राउन कर दिया। मुझे उसने कहा टेक्स्ट को रोटेट कर लो, मैंने रोटेट कर दिया। तो एक्चुअली बना तो क्लाइंट ही रहा है आपका, आप तो बस टूल है उसके, जो कह रहा है आप कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये स्टेप का मतलब ये करके फीडबैक करके तो आप उसके बाद अपने क्लाइंट को अपने लोगों की फाइल्स भेजते हैं। अब फाइल्स में आपको इंशाल्लाह जब लोगो बना के दिखाऊंगा ना इलस्ट्रेटर में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी फाइल्स आपको किस तरह से सेव करनी होती है। लेकिन इस स्टेप में यही होता है कि आपने फाइल फॉन्ट जो एक्स्ट्रा चीजें आपने यूज की हैं वो वो एक फोल्डर में डाल के प्रॉपरली आपने उसको बड़ा करना हो उसने, या किसी और जगह पे यूज करना हो, प्रिंटिंग में यूज करना हो, तो उसके पास फाइल जो है ना प्रॉपर वे में पड़ी हुई हो। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा लोगों का। और अच्छा, अब जो आपका लोगो बन जाएगा ना, उस लोगो को आपने जज कैसे करना है, या कोई आपके लोगों को अगर जज करे तो आपने उसको कैसे देखना है, या आप अगर कोई लोगो देख रहे हो तो मैं उसको किस बेस पे कहूँ ये अच्छा है या बुरा है। मैं आपको एक लोगो अगर अभी दिखाता हूँ किसी भी कंपनी का, एबीसी कंपनी है कोई भी, तो आप उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे और आप कहेंगे कि लोगो अच्छा है। तो वो चंद चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वो आप अपने जहन में रखें। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लोगो डिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल योर लोगो शुड बी सिंपल। आपका लोगो सादा होना चाहिए, ठीक है, जितना हो सकता है। बहुत ज्यादा उसमें चीजें यूज ना हो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। सही है, सिंपल किस्म का लोगो आपने यूज करना है, जितना सिंपल कर सकते हो। आप देखो जितने भी आपके बड़े ब्रांड्स हैं उनके लोगो सिंपल हैं, जो मैंने नाम लिए थे उस टाइम पे। सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, शेल हो गया, इनके सब के लोगो सिंपल हैं। तो ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स ना करें, ज्यादा शेप्स यूज ना करें, ज्यादा कलर यूज ना करें कि आपने 50 कलर यूज किए हैं इसके अंदर। दूसरा, आपका लोगो मेमोरेबल होना चाहिए, कि आपका लोगो जो है ना वो ऐसा हो कि आपने जो है वो एक दफा देखा, दो दफा देखा और आपका लोगो बस जेन में बैठ गया, मेमोरेबल हो गया, तभी फायदा है ना। क्योंकि लोगो आपकी कंपनी की आइडेंटिटी है, अगर वो याद नहीं रहती तो लोगो का तो फायदा कोई नहीं फिर। तो लोगो मेमोरेबल तभी होगा जब आपका सिंपल होगा, अगर उसमें है ही 50 चीजें तो वो याद नहीं रहेगी। तो आपका टू द पॉइंट लोगो है वो आपको जेन में बैठ जाएगा, एक सिंपल। अब आपने अक्सर नोट किया होगा शेल का जो लोगो है वो कहीं से हम दूर से भी देखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि शेल का लोगो है। इवन अब आप देखें तो शेल अपने जो लोगो है उसके साथ नाम भी नहीं लिखता, शेल नहीं लिखते वो,
सिर्फ उसका लोगो ही होता है जो उसका सिंबल है, क्योंकि वो इतना ज्यादा मेमोरेबल बन चुका है ब्रांड कि उनको अब नाम लिखने की भी अलग से जरूरत नहीं पड़ रही। तीसरा ये होता है कि आपका लोगो टाइमलेस होना चाहिए। टाइमलेस का मतलब है कि टाइम के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना करता हो, और ऐसा ना हो कि आपको हर साल लोगो चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, लोगोस का मैं आपको बताऊं, लोगो चेंज होते हैं। ये नहीं कि आपने एक लोगो बना दिया वो सारी जिंदगी चलता रहेगा, चेंज होंगे। बहुत सारे लोगोज हैं जो कि चेंज हुए हैं। जैसे मैं आपको अगर इसमें लिखूं ना गूगल पे एवोल्यूशन ऑफ लोगोस, कि किस किस तरह से लोगोस जो है ना वक्त के साथ साथ एवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं दूसरे। एग्जाम्पल में देखें, अगर एप्पल को देख लें। अब एप्पल का जो सबसे पहला लोगो था 1976 का, वो ऐसा था जिसमें कि लिखा हुआ था एप्पल कंप्यूटर्स। आप देखें कितना ये फजूल है आजकल के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में इसको बनाया था। फिर उसको 1970 से अगले ही साल उसको चेंज कर दिया, ऐसा हो गया, उसके साथ एप्पल लिख दिया। फिर एप्पल हटाया, ये कर दिया। उसके बाद 1988 में ये किया, और आज का जो आप लोगो देखते हैं एप्पल का, वो यही वाला है जो 1988 में था। इसके अंदर भी कुछ चेंजेस छोटे मोटे किए हैं उन्होंने, लेकिन ओवरऑल सिंबल यही है अब। ठीक है ना। पेप्सी का लोगो देख लें। 18 फिर ये हुआ, पहले वो नाम भी और था, पेप्सी कोला लिखते थे, उसके बाद सिर्फ पेप्सी लिखा। ये फिर आपको याद होगा, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन शीशे की बॉटल्स होती थी, उसके ऊपर ये जो कैप है वो इसमें आ रही है, फिर यहाँ पे भी कैप है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते इवॉल्व होता गया और अब ये बन गई। ठीक है ना। अब इसमें नाम भी अगेन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खत्म कर लिया। बर्गर किंग है बड़ा फेमस ब्रांड, इसका पहला लोगो देखें, ये देखें अब जो लेटेस्ट है। तो बेसिकली देखें सारे लोगों में कॉमन चीज आपको क्या मिल रही है कि एक तो इसके अंदर जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे ये 1969 से लेकर 1994 तक ये चल रहा है, ये काफी देर बाद अपडेट हुआ। और दूसरा ये है कि जितने भी लोगोज हैं वो स्टार्ट कॉम्प्लेक्स से हुए, गए वो सिंपल की तरफ। एप्पल की एग्जांपल देख लें, इसकी एग्जांपल देख लें कि ये कॉम्प्लेक्स लोग हैं और ये आहिस्ता करते 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 उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी। ठीक है ना। तो आपने भी ये देखना है कि आपका लोगो जो है ना वो सिंप्लिसिटी की तरफ जाए। सिंप्लिसिटी की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली मेमोरेबल हो जाएगा। टाइमलेस आपने करना है कि यार आज के दौर में तो कम से कम वो चले ना। वैसे तो जनरली आपको 10 साल का रखना चाहिए कि यार 10 साल में टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं, तो आप उन ट्रेंड को जो है ना अपने लोगों में लेके आए। आपका अगर आज ही लोगो आउटडेटेड लग रहा है तो 5 साल बाद तो बहुत ही आउटडेटेड लगेगा। अच्छा, फोर्थ हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्सेटाइल। लोगो शुड बी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है कि ये वैरायटी ऑफ जगहों पे यूज हो सकता हो, मैक्सिमम जगहों पे यूज हो सकता हो। ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं मेरे, क्योंकि लोगो जब वो बनाते हैं ना, अगर तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें स्ट्रोक यूज हो रहे हैं, फॉन्ट ऐसे लिखे हुए हैं, तो जब आप उसको छोटा करेंगे तो वो चीजें गायब हो जाएंगी। मतलब टेक्स्ट आपका पढ़ा नहीं जा रहा होगा, लाइंस आपने बहुत ज्यादा लगाई हुई है वो छोटी छोटी हो जाएंगी, तो उसमें लोगो छोटे साइज के ऊपर आपको ठीक नहीं लगेगा। तो लोगो आपने ऐसा बनाना है, उसको चेक करें, बनाए उसको चेक करें छोटा करके, क्या लोगो मेरा जो है ना, अगर लेट सपोज पेन पे लगाते हैं हम, ठीक है, तो वो कैसा लगेगा। टी शर्ट पे लगाता हूँ, उसका साइज डिफरेंट है, बिलबोर्ड पे साइज डिफरेंट है। तो छोटी से छोटी चीज पे भी लोगो मेरा अच्छा लगे, अच्छे से बात है कि नजर आए सही प्रॉपर, और बड़ी से बड़ी चीज पे भी नजर आए। ठीक है, ये अपना ज़हन में रखें आप बनाते हुए, चेक कर लें इसको इलस्ट्रेटर में, तो आपने उसको स्केल करना है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपका जो लोगो है वो किस कंपनी का है, वो आपके लोगो में थोड़ा सा वाजे हो रहा हो, विद हेल्प ऑफ कलर्स, विद हेल्प ऑफ शेप, या मैंने जो आपको टाइप्स बताई है। अब स्कूल का लोगो है तो पहली नजर में देखें एक फील आ जाएगा यार ये स्कूल का या एजुकेशन से रिलेटेड लोगो है। कोई रेस्टोरेंट का लोगो है तो उसमें कलर्स ऐसे हो या ऐसी शेप हो जिससे पता चल रहा हो यार कोई फूड से रिलेटेड चीज है या कोई रेस्टोरेंट है। अप्रोप्रिएट का मतलब ये। तो ये अगर 5 प्रिंसिपल आपके लोगो में होंगे ना, तो वो लोगो आपका ठीक है। चाहे वो बहुत क्रिएटिव ना भी हो, कोशिश तो करनी है क्रिएटिव हो, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं हम आइडिया जनरेट कर पा रहे होते, या कंपनी ही ऐसी होती है नहीं उसमें आइडिया मिलते हमें, तो हम क्या करते हैं, कम से कम उसमें ये 5 प्रिंसिपल देखते हैं लाजमी। अगर ये भी नहीं है
क्रिएटिव आइडिया भी नहीं है तो वो लोगों किसी काम का नहीं है, उसको छोड़ दें, फिर वो नहीं हम दे सकते क्लाइंट। ठीक हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपने भी देखने हैं, ये याद रखना है। जब आप मुझे लोगो बना के भेजें, उससे पहले ये अपने लोगों को पहले चेक करें कि क्या मैं सिंपल बना रहा हूँ, क्या मेमोरेबल है ये। उसको छोटा करके देखें कि यार मैं अगर उसको छोटा कर रहा हूँ तो क्या वो नजर आएगा मुझे सही, फिर मुझे भेजना है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये चीजें चेक करनी है। मैं जब आपके लोगों को देखूंगा, मैं देखूंगा यार सिंपल है, ठीक है जी, मेमोरेबल रहेगा, सही है। छोटा करके मैं चेक करूंगा, अगर वो खराब हो गया तो यहाँ लोगो फेल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले कर लें ताकि आपका टाइम जो है ना उसमें बच जाए। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे जो है ना वो सारे स्टेप्स हैं जिनको हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक करना है, और फिर हमारा जो भी लोगो बनेगा वो अच्छा क्रिएट होगा। अब आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, कोई भी लोगों से रिलेटेड कंफ्यूजन आपके जहन में आ रही है तो आप पूछ लें, आज के दिन ही क्लियर कर लें, ताकि आपको बार बार जो है ना वो फिर मसला ना हो। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो हम कलर्स पे करेंगे, और